हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या और हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 में हमें पढ़ना है, जैसे हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, है ना, कि परिमेय संख्याएं के अपरिमेय संख्या है ना, हमने क्या पढ़ी थी, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी कि अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या हमने क्या पढ़ी थी, जैसे ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर होती हैं और जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √3, √6, √8 है ना, √10, √13, √15 है ना। मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं, ये भी करनी 2 करनी 5 भी ले सकते हैं ना। ये ऐसी संख्याएं हैं जो करनी के अंदर बंद हैं और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जो करनी के अंदर बंद होती हैं और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो वह क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि इस प्रश्नावली में हमें इनको सिद्ध करना है। मतलब हमसे सवाल कैसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी 3, हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रश्न कैसा आएगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी 6 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस प्रकार के सवालों को इस प्रश्नावली में हल करना है। तो इन सवालों को हल करने के लिए पहले अपन इसका क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वास्तव में हमें इसको करना कैसे है। तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रमेय समझेंगे, क्योंकि उस प्रमेय की सहायता से ही हम इन सवालों को हल कर पाएंगे, है ना। तो प्रमेय क्या है, प्रमेय आपको जो ऊपर दिख रही होगी, प्रमेय है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। समझ पाए होगे, प्रमेय जी ऊपर लिखिए, है ना। क्या है प्रमेय, कि प्रमेय है कि यदि p जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है, मतलब जो p है, p का भाग जाता है किसमें, a के वर्ग में, मतलब p जो है a के वर्ग को विभाजित करती है। तो वो प्रमेय क्या कहना चाह रही है, तो जो p है p a को भी विभाजित करेगी। मतलब यदि p का भाग a के वर्ग में जा रहा है तो p का भाग a में भी जाएगा। और a क्या है, जहाँ a एक धन पूर्णांक संख्या है। देखिए जी, प्रमेय तो डायरेक्ट अपन को सवाल परीक्षा में हल करने को नहीं आती है। वास्तव में जी प्रमेय कहना क्या चाह रही है, अपन उसको अपने बेसिक अंकों के उदाहरण से समझेंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। उसका ये आपको उपयोग करना है, तो हम समझेंगे कि वास्तव में ये प्रमेय कहना क्या चाह रही है ना। तो आइए प्रमेय को समझते हैं एक अंकों के उदाहरण से। जैसे उसने क्या बोला है, p एक अभाज्य संख्या है, तो p बराबर हम कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन कैसी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, इस प्रकार की 17, 19 इस प्रकार की एक संख्या मानी है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो p बराबर हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लो हमने मान लिया, चलो 5 मान लो, ठीक है, 5 मान लो या 2 मान लो, ठीक है। हमने मान लिया कि p एक अभाज्य संख्या, हमने p बराबर मान लिया 5। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है, p क्या करती है, a के वर्ग को विभाजित करती है, मतलब a का वर्ग ऐसी संख्या जो वर्ग हो। अपन ने जैसे मान लिया a बराबर मान लिया हमने, मान लो 15 मान लिया, a बराबर क्या मान लिया, 15। तो इसका a का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा 225, कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन याद रखना उसने क्या बोला है, यदि प्रमेय क्या है, यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है, मतलब a के वर्ग में p का भाग जाता है, a के वर्ग में p का भाग जाता है, मतलब a का वर्ग कितना है, 225, और हमारा p क्या है, 5। यदि 5 का भाग इस 225 में जा रहा है तो 5 चौके देख लेते हैं, 5 चौके 20 बचा 2 5 25, देखो पूरी बार भाग जा रहा है। यदि
ए पी का भाग ए के वर्ग में जा रहा है तो परिमेय बस इतना सा कहती है कि यदि पी का भाग ए के वर्ग में जा रहा है तो पी का भाग ए में भी जाएगा। अब ए का वर्ग क्या था 225, तो ए क्या है हमारे पास 15, तो 15 में भी पी मतलब 5 का भाग जाएगा, 5 दिया 15। समझ पाए परिमेय क्या कहती है। एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए यदि हम पी बराबर मान लें 3, पी बराबर क्या मान लिया 3, और ए बराबर इस प्रकार से मानना है कि ए के वर्ग में भाग चला जाता है। ए बराबर मान लेते हैं, हमने मान लिया, मान लीजिए जैसे हम मान लेते हैं चलो 9 मान ले, ठीक है 9 मान लिया है ना। तो ए बराबर 9 है तो ए का वर्ग बराबर क्या होगा 9 का वर्ग 81। तो वो क्या बोल रही फिर में, यदि ए के वर्ग में पी का भाग जाता है, लगा के देख लेते। ए का वर्ग कितना है 81 और पी कितना है 3, तो 3 दूनी 6 बचा 2 3 7 21, पूरी बार भाग चला गया। तो पी का भाग यदि ए के वर्ग में जा रहा है तो फिर मैं ये कहती है कि यदि पी का भाग ए के वर्ग में जा रहा है तो पी का भाग ए में भी जाएगा। तो ए कितना है 9 और पी कितना है 3, 3 तिरका 9, ठीक है। समझ पाए हो। देखिए इसका ये रही आपकी परिमेय क्या कहती है, एक बार और समझते हैं। यदि p का भाग a के वर्ग में जा रहा है तो p का भाग a में भी जाएगा, और p क्या है एक अभाज्य संख्या। जैसे इसका उदाहरण, जैसे एक उदाहरण लें दूसरा है ना, जैसे हमने मान लिया p बराबर 7 मान लिया, ठीक है, और हमने a बराबर मान लिया जैसे मान लो कुछ भी, हमने जैसे 8 मान लिया, तो a का वर्ग कितना हो जाएगा 8 8 64। तो देखिए क्या ए के वर्ग में पी का भाग जा रहा है, ए का वर्ग कितना है 64 और पी कितना है 7, तो 7 का भाग 64 में नहीं जाता है ना। तो यदि ए के वर्ग में पी का भाग नहीं जा रहा है तो ए में भी पी का भाग नहीं जाएगा। ए कितना है 8 और पी कितना है 7। समझ पाए। तो जी परिमेय का तोड़ है, खंडन है ना। तो परिमेय क्या कहती है एक बार और, यदि पी का भाग, चूंकि p क्या है एक अभाज्य संख्या, मतलब यदि एक अभाज्य संख्या का भाग किसी संख्या के वर्ग में जा रहा है तो उस अभाज्य संख्या का भाग उस संख्या में भी जाएगा। समझ पाए हो। आइए करते हैं इस सवाल को, है ना। चल इसको हटा दें। तो प्रश्नावली 1.2 का अपन पहला ही सवाल कर लेते हैं, है ना। प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्रमांक पहला है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हल करने के लिए अपन ही खुद को ही अपन क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे, मतलब खुद ही गलत लिख के चलेंगे और खुद को ही हम क्या कर देंगे गलत साबित कर देंगे, है ना। मतलब क्या करेंगे, हमने क्या माना है कि मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्णी 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि कर्णी 5 तो है ना, तो क्या कर सकते हैं, तो हम कर्णी 5 को हम दो संख्याएं लेंगे a और b, तो है ना, तो कर्णी 5 जो होगी
कर्णी 5 क्या होगी, a बटे b के रूप की होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p बटे q के फॉर्म में होती हैं, मतलब बटे के फॉर्म में होती हैं, है ना। तो यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 कैसी होगी, a बटे b के रूप की होगी, जहाँ a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए हमने क्या माना है कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 बराबर क्या होगा, a बटे b। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं हम उनको p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर a बटे b लिया है। यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या हमने माना है तो परिमेय संख्या है तो ये कैसी होगी, a बटे b के रूप की होगी, जहाँ a और b दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य आप समझते हो, आइए पहले सहअभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह साथ, जैसे इसके नाम से पता चल रहा, सह मतलब साथ में, अभाज्य का मतलब दो संख्याओं में से कोई एक संख्या कैसी हो, अभाज्य संख्या हो। मतलब जैसे हमने लिखा 8 और 9, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल और केवल 1 हो। HCF केवल और केवल 1 होने का मतलब है, मतलब इन दोनों संख्याओं में केवल और केवल 1 का भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो इसमें भी फिर 3 का जाना चाहिए, नहीं जा रहा। इसमें 4 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसमें 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसमें 9 का जाएगा तो इसमें 9 का नहीं जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो केवल और केवल इन दोनों में संयुक्त रूप से 1 का भाग जाएगा। मतलब इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब सहअभाज्य संख्याओं को केवल और केवल 1 ही विभाजित करता है। तो यदि a और b दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b में केवल और केवल किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। और अपन इस सवाल को हल करते करते नीचे दिखा देंगे कि देखिए a और b में 1 के अलावा भी किसी और अन्य संख्या का भाग जा रहा है। अगर किसी और अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो जी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, और जी सहअभाज्य नहीं होंगी तो फिर ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसके बराबर मानी है तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब हमने जो माना है कि एक परिमेय संख्या है, और अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करते करते खुद को ही गलत साबित कर देंगे कि देखिए हमने गलत मान लिया था, इसलिए ये गलत हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए जो हमने गलत माना था, हमने माना था परिमेय संख्या, अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। समझ में आया अपन सवाल को कैसे हल करने वाले हैं। तो कर्णी 5 क्या है, कर्णी 5 a बटे b के रूप की होगी, जहाँ a और b दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं हम। इन दोनों ओर हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या कर लेते हैं, दोनों ओर यहीं पर लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी 5 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। तो कर्णी 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से कर्णी कट जाती है, तो क्या बचेगा, 5 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का वर्ग वहीं पर रहेगा, b का वर्ग बटे में इस साइड आएगा, तो 5 b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो a का वर्ग क्या आ गया हमारे पास, 5 b का वर्ग बराबर a का वर्ग। मतलब यहाँ से देखने पर आपको क्या पता चल रहा है कि a का वर्ग बन कैसे रहा है, आप बताइए। a का वर्ग जो है, a का जो वर्ग है वह 5 का गुणा होके बन रहा है b के वर्ग में, है ना। मतलब यदि कोई संख्या किसी संख्या में गुणा होके बन रही है तो उस संख्या में उसका, देखिए जैसे हमने लिखा, यदि 5 गुणा 4, यदि कोई संख्या 5 गुणा 4 के गुणा से बनती है, यदि कोई संख्या 5 के गुणा से बनती है तो उसमें 5 का भाग अवश्य जाएगा। जैसे 5 गुणा 4 मतलब 20, तो 20 में 5 का भाग अवश्य जाएगा। यदि आप बोलो कि सर इसमें 3 का जाएगा, तो फिलहाल के लिए हम बता दें कि हमें नहीं पता कि 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि यदि कोई संख्या 5 और 4 के गुणा से बन रही है तो उसमें 5 का और 4 का तो अवश्य ही जाएगा। अब सब 10 का जाएगा, 2 का जाएगा, है ना, हाँ जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है
कि यदि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं के गुणा से बनी है कम से कम उसका तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है a का वर्ग है, यहाँ जो a का वर्ग है ना, a का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा है। 5 का गुणा होता है b के वर्ग में। देखिए क्या लिखा, 5 गुणा b का वर्ग, मतलब 5 का गुणा b के वर्ग में होगा तो वो क्या बनाएगा, a का वर्ग बनाएगा। मतलब a के वर्ग में a के वर्ग बराबर जो भी संख्या बनेगी उसमें 5 का भाग जाएगा। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं b का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे 5, है ना। तो मतलब a के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। जो अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय क्या थी, एक बार प्रमेय लिखते हैं। क्या थी प्रमेय, यदि p क्या थी, एक अभाज्य संख्या थी। यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, 5। तो यदि 5 a के वर्ग को, यदि 5 a के वर्ग a का वर्ग को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। समझ पाए। तो क्या है प्रमेय, अभी अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय क्या थी, यदि 5 चूंकि क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो यदि 5 a के वर्ग को विभाजित करता है तो 5 किससे, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से। यदि 5 जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यदि 5 a के वर्ग को विभाजित करती है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। मतलब 5 का भाग a में जा रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि a और b एक सहभाज्य संख्या, मतलब दोनों में केवल और केवल 1 से भाग जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि 5 का भाग a में जा रहा है। अब आगे हल करते करते हम ये और बता दें कि 5 का भाग b में भी जा रहा है ना। तो देखिए इतना सवाल हल करिए, आप देखते जाइए, आखिरी में आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। अब चलिए इसका सवाल करते आगे का। अब यदि हम a बराबर क्या मान लें, 5c माने। अब बोलो कि सर 5c ही क्यों माना, आप 6c मान सकते थे, 2c मान सकते थे, और c ही क्यों माना, d भी मान सकते थे। हाँ, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप c मानो, d मानो, x मानो, y मानो, z मानो, आपको इसकी जगह का जो भी लेना हो आप ले सकते। लेकिन यहाँ पर 5 ही लेना है। आप बोलोगे सर 5 ही क्यों लेना है, 5 इसलिए लेना है क्योंकि हमें सिर्फ अभी इतना पता है कि a में 5 का भाग जा रहा है, किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा। मतलब यदि a 5 के गुणा से बना होगा तब तो उसमें 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि 5 a को विभाजित करेगा, मतलब 5 का भाग a में जाएगा। तो हमें सिर्फ ये पता है कि 5 का भाग a में जा रहा है, मतलब a में सिर्फ 5 का भाग जा रहा है, किसी और संख्या का हमें पता नहीं चला है। तो इसलिए हमने a बराबर क्या माना, 5 ही। मतलब a कैसे बन रहा है, 5 के गुणा से बन रहा है, c, जहाँ c क्या है, कोई धन पूर्णांक, जहाँ c कोई धन पूर्णांक है। मतलब धन पूर्णांक मतलब c बराबर कुछ भी हो, लेकिन वो कैसे बनेगा, 5 के गुणा से। जैसे c बराबर मान लो आपने 4 मान लिया तो 5 चौके 20 हो जाएगा, c बराबर 3 हो गया तो 5 3 15 हो जाएगा, c बराबर 2 हो गया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन वो संख्या कैसे 5 के गुणा से बनेगी, तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया, 5c। इसको समीकरण 1 मान दें, लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग बराबर a की जगह क्या रखना है, 5c। यहाँ पर a बराबर क्या रखना है, 5c। तो यहाँ पर a का वर्ग है तो यहाँ पर 5c का ही वर्ग हो जाएगा बटे में 5। तो b का वर्ग बराबर, जे वर्ग अंदर जाएगा तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और c पर जाएगा तो c का वर्ग बटे में क्या है, 5। तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 25। तो b का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 5c का वर्ग।
तो आइए यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न होती है कि मतलब b का जो वर्ग है वह कैसे बन रहा है, 5 का c के वर्ग में गुणा होता है। मतलब यदि 5 का गुणा करते हैं हम c के वर्ग में तो क्या बनता है, b का वर्ग। मतलब जो b का वर्ग है वह 5 के गुणा से बन रहा है। अभी हमने एक बात समझाई थी, यदि कोई संख्या 5 के गुणा से बनती है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। मतलब जो संख्या यदि किसी संख्या के गुणा से बनती है तो उसका अब भाग अवश्य जाएगा। जैसे मतलब यदि b का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा है तो b के वर्ग में 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो यहाँ पर फिर से यही फिर में यदि क्या, फिर में 1.2 क्या कहती है, यदि 5 जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। यदि 5 क्योंकि आप देखिए यदि 5 b के वर्ग को यदि 5 b के वर्ग को विभाजित करेगा, क्योंकि b का जो वर्ग है वह 5 का गुणा होता है c के वर्ग में। आप भूल जाओ कि यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर सिर्फ इतना दिमाग के लगाइए कि यदि b का वर्ग किसके बराबर है, 5 गुणा c का वर्ग। मतलब 5 का गुणा होता है तब b का वर्ग बनता है। मतलब b का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा है तो b के वर्ग में 5 का भाग जाएगा। यदि 5 जो कि एक अभाज्य संख्या है b के वर्ग को विभाजित करती है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। मतलब यदि b के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 5 a को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर हमने क्या देखा, 5 b को भी विभाजित करेगा। मतलब अर्थात क्या है, अर्थात a और b का 5 एक संयुक्त गुणनखंड है, संयुक्त गुणनखंड है। मतलब a और b में 5 का भाग जा रहा है। मतलब a और b दोनों को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 5 का दोनों a और b में भाग जा रहा है। लेकिन हमने क्या माना था कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं। हमने क्या माना था कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं। यदि संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होने का मतलब है उन दोनों संख्याओं में केवल और केवल एक का भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। मतलब उनका HCF 1 होगा। तो हमने क्या माना था, a और b सहअभाज्य संख्या, मतलब इनमें केवल और केवल किसका भाग जाना चाहिए था, 1 का। लेकिन हमने क्या ज्ञात किया कि a और b दोनों में 5 का भाग जा रहा है। जी विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। जी क्या हुआ है, यहाँ से एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है कि यहाँ से विरोधाभास का मतलब है कि गलत अवधारणा ना, गलत, इसका विरोध हो रहा है। यहाँ से विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। और वह गलत अवधारणा क्या है, हमने गलत अवधारणा मान ली थी। हमने क्या मान लिया था कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। जी हमने जी मान लिया था। इस एक जी गलत मानने से हमारे पास जी अब गलत अवधारणा आई है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या थी। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या अवधारणा से कल्पना से उत्पन्न होता है। अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है।
आइए एक बार और समझते हैं सवाल को वास्तव में अपन ने हल किया है। देखिए सवाल क्या था, हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या। वास्तव में सिद्ध क्या करना था कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या मान लिया, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा से, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वह p/q के रूप की होती है। तो हमने मान लिया कि कर्णी 5 कैसी होनी चाहिए, a/b के रूप की होनी चाहिए, मतलब बटे के फॉर्म में होनी चाहिए a/b की, जहाँ a और b दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इन दोनों में सहअभाज्य संख्याएं होने का मतलब है इन दोनों में केवल और केवल एक का भाग जाएगा, है ना। तो दोनों और, अब इस पे हमने क्या किया, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग किया तो कर्णी 5 का वर्ग बराबर ए इसका वर्ग किया तो ए का वर्ग भी आ जाएगा, बी का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यहाँ वर्ग से करनी कट जाएगी, यहाँ पर 5 बराबर ए का वर्ग बटे बी का वर्ग, ये बी का वर्ग इस ओर बटे में था, इस ओर आया तो गुणा में, तो 5 बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग। मतलब अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो ए का वर्ग है वह 5 का गुणा होने पर, हमें नहीं मतलब यहाँ पर बी का वर्ग लिखा कि सी का लिखा कि डी का लिखा, हमें सिर्फ इतना पता है कि किसी संख्या में जब 5 का गुणा होता है, जी 5 का गुणा हो रहा है किसमें, बी के वर्ग में, तब वह किसके बराबर होता है, ए के। जब 5 का गुणा होता है बी के वर्ग में तब वह किसके बराबर होता है, ए के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ए का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा है। यदि ए का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा है तो कोई संख्या जब किसी संख्या के गुणा से बनती है तो उसमें उस संख्या का भाग अवश्य जाता है जिसके गुणा से वह बनी है। तो ये संख्या ए का वर्ग 5 के गुणा से बना है तो 5 का भाग ए के वर्ग में अवश्य ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 5 जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या है, यदि 5 ए के वर्ग को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। फिर में 1.2 में हमने जी सीखा था। तो ए बराबर, तो हमने यहाँ से एक बात पता चली कि ए में 5 का भाग जा रहा है। मतलब ए का जो हमने दो संख्या मानी थी ए और बी, तो एक संख्या ए में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो हमने मान लिया माना, यहाँ पर क्या है माना। अब बोलो सर जी क्यों माना, क्योंकि हमने ए बराबर 5 सी ही क्यों माना, क्यों हमने यहाँ पर रखना है 5 ही, है ना, क्योंकि ए को हमें अलग करना है। क्यों, क्योंकि हमें बी के बारे में ज्ञात करना है। ए के बारे में तो हम ज्ञात कर चुके कि ए में 5 का भाग जा रहा है, अब हमें बी के बारे में ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ पर ए रहेगा तो फिर से वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ए के बारे में ही ज्ञात हुआ है ना। तो हमने इसलिए ए की जगह हमने क्या एक नया चर लाए, क्या सी। तो ए बराबर हमने क्या मान लिया 5 ही। आप बोले सर 5 सी क्यों माना, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि ए में 5 का भाग जा रहा है, किसी और अन्य संख्या का पता नहीं है। तो यदि ए में 5 का भाग जा रहा है तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 5 ही, मतलब ए 5 और सी के गुणा से बन रहा है, मतलब जो 5 के गुणा से बन रहा है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर 1 में हमने रख दिया ए बराबर 5 ही, तो क्या हो जाएगा बी का वर्ग बराबर एक ही जगह 5 सी, ये पूरे पर ए पर वर्ग है तो 5 सी पर वर्ग बटे में 5, इसको हल करेंगे तो बी का वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और सी का वर्ग 5 से काट देंगे 5 में 25, तो बी का वर्ग बराबर क्या है 5 सी का वर्ग। मतलब यहाँ से हमें वही बात पता चली कि जो बी का वर्ग है वह 5 का गुणा होता है सी के वर्ग में, तो वह किसके बराबर होता है, बी के वर्ग के बराबर। मतलब बी का जो वर्ग है वह 5 के गुणा से बन रहा है। तो फिर से वही फिर में 1.2 क्या कहती है, यदि 5 जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या है, यदि बी के वर्ग क्यों करेगी विभाजित, क्योंकि बी का वर्ग 5 के गुणा से बन रहा है, क्योंकि बी का वर्ग किसके बराबर है 5 गुणा सी के वर्ग, है ना। तो 5 के गुणा से बना बी का वर्ग, यदि 5 बी के वर्ग को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से हमें पता चला था कि 5 ए को विभाजित करेगा, यहाँ से हमें पता चला कि 5 बी को विभाजित करेगा। मतलब 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 ए और बी दोनों का संयुक्त गुणनखंड है। तो यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी तो सहअभाज्य संख्याएं थी, मतलब ए और बी सहअभाज्य होने का मतलब था कि ए और बी में तो केवल 1 का भाग जाना था, लेकिन यहाँ तो ए और बी में 5 का भाग जा रहा है। यहाँ से जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यहाँ से जो विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं थी। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। और हमारी गलत कल्पना क्या थी, हमारी गलत कल्पना थी कि हमने मान लिया था कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये था इस सवाल का हल।
प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आइए करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को हल करने के लिए पहले फिर से हम वही मानेंगे। माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया कि परिमेय संख्या है। बाद में हम खुद को ही गलत साबित कर देंगे कि देखिए जी परिमेय संख्या नहीं है, और यदि परिमेय नहीं होगी तो फिर वो अपरिमेय होगी। माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। यदि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि 3 धन 2 करनी 5 क्या होगी? पी बटे क्यू के रूप की होगी, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या कैसी होती है? पी बटे क्यू के रूप की। तो 3 धन 2 करनी 5 क्या होगी? ए बटे बी के फॉर्म में होगी, है ना। तो ये किसके बराबर होगी? ए बटे बी के फॉर्म की। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 करनी 5 बराबर ए बटे बी। ये 3 इस ओर किसका है? धन का। इस ओर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा? 2 बराबर। इसको हल करेंगे तो ए ऋण 3 बी बटे बी, और जी 2 क्या है? बटे गुणा में है जी, और जाएगा तो क्या हो जाएगा? जी गुणा में इस ओर आएगा तो बटे में। ए ऋण 3 बी बटे 2 बी जी हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों कैसी थी? पूर्णांक संख्याएं थी, और 3 और 2 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। चूँकि यदि ये पूर्णांक संख्या है तो ये कैसी होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये परिमेय है तो करनी 5 भी एक करनी 5 ही परिमेय संख्या होनी चाहिए। चूँकि हम ज्ञात कर चुके हैं कि करनी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ ए बी और 2 तथा 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः यह परिमेय संख्याएं होंगी। तो क्या होगा? तो यदि ये सारी इस ओर की परिमेय संख्या हैं तो करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी। चूँकि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। चूँकि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करनी चूँकि होगी। चूँकि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो 3 धन 2 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब हम ये जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यदि ये परिमेय है तो, लेकिन हम जानते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इतना ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि कोई भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि हम जानते हैं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमने ए और बी को क्या माना था? परिमेय। चूँकि ये अपरिमेय होगी, अतः 3 धन 2 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ पाए होगे, है ना। आइए करते हैं अगला सवाल। इसको मिटाते हैं।
अगला सवाल क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध क्या करना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो पहला सवाल है हमारा 1/2। 1/2 इसको सिद्ध करना है, कीजिए अपरिमेय संख्या। तो हल पहला है ना, माना उसी प्रकार 1/2 एक परिमेय संख्या है। यदि 1/2 एक परिमेय संख्या है तो 1/2 क्या होगी, a/b के रूप की होगी, जहाँ a और b दोनों कैसी हैं, सहभाज्य संख्या हैं। तो a/b के रूप की होगी। तो इसका हम त्रिक गुणा कर देंगे तो b एकम b बराबर a/2 होगी कि नहीं। और जे इस ओर आ जाएगी तो b/a बराबर क्या हो जाएगा, 2। चूँकि a और b क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या हमने मान लिया, माना जे a और b दोनों क्या हैं, धन पूर्णांक है। तो यदि 2, चूँकि जे क्या है, परिमेय संख्या है, जे क्या है, परिमेय संख्या, और हमने मान लिया बराबर 2। तो जे परिमेय संख्या है तो जे किसके बराबर होगी, 2 के। और चूँकि हम जानते हैं कि 2, चूँकि 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यदि आप बोल रहे हैं कि b/a परिमेय संख्या है तो वो किसके बराबर है, 2 के। चूँकि 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यदि 2 एक अपरिमेय संख्या है, यदि 2 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा सवाल है 7/5। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। यदि जो परिमेय संख्या है तो 7/5 किसके बराबर होगी, a/b के फॉर्म में होगी, है ना। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। चूँकि जी a/b क्या है, सहभाज्य संख्या है। ए जी क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो यदि जी क्या है, 5 a/7b के बराबर है। चूँकि हम जानते हैं चूँकि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जे भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। और जी किसके बराबर, a/b 7/5 के। तो 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल है 6 धन करणी 2। 6 धन करणी 2, जिसके जस्ट पहला सवाल अपन कर चुके हैं, कौन सा, 3 धन 2 करणी 5, उसी के जैसा हो जाएगा। तो हम माना 6 धन करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं, 6 धन करणी 2 बराबर a/b के रूप की होगी। दो संख्या है ना, तो करणी 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b ऋण 6। चूँकि a, b और 6 क्या हैं, पूर्णांक हैं। और यदि जी पूर्णांक है तो जी परिमेय संख्या भी होंगी। तो पूर्णांक है तो परिमेय भी होंगी। अर्थात करणी 2 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन
लेकिन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 धन करनी 2 अपरिमेय संख्या होगी। समझ पाए? तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। ठीक है।